नमस्कार। आज हम दवाओं की दुनिया की एक एक ऐसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हम शायद रोजमर्रा में ज्यादा सोचते नहीं। हाँ बिल्कुल। फार्मास्यूटिकल असंगतियां यानी फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। जी। हमें कुछ फार्मास्यूटिकल टेक्स्ट के अंश मिले हैं और हमारा मकसद है इनमें से ज्ञान के महत्वपूर्ण हिस्सों को निकालना। सही। सीधी भाषा में कहें तो ये समझने की कोशिश है कि क्यों कभी-कभी दवाइयों या उनके अलग-अलग घटकों को मिलाना हाँ। एक समस्या बन जाता है। हाँ बिल्कुल बन जाता है। ये वो अनचाहे नतीजे हैं जो किसी दवा की सुरक्षा, उसके असर या सिर्फ दिखने के तरीके को भी बिगाड़ सकते हैं। सही कहा। आज हमारी चर्चा मुख्य रूप से 3 तरह की असंगतियों पर केंद्रित रहेगी: भौतिक, रासायनिक और चिकित्सीय। हाँ, और ये विषय सिर्फ किताबी नहीं है। फार्मेसी और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सीधा व्यवहारिक महत्व है, बहुत ज्यादा। अच्छा। दवाओं को प्रभावी और सुरक्षित बनाए रखने के लिए इन अंतःक्रियाओं को समझना बेहद जरूरी है। बात सिर्फ मिलाने की नहीं है, बल्कि ये जानने की है कि कौन सा घटक किसके साथ कैसे बर्ताव करता है। कई बार ये इंटरैक्शन बिल्कुल अप्रत्याशित हो सकते हैं। तो चलिए इस परत को खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक असंगति की। जी। ये वो हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी आंखों से देख सकते हैं। मिश्रण में कोई दिखने वाला बदलाव आ जाता है। हाँ, विजिबल चेंज। जैसे रंग बदलना, कुछ जम जाना या चीजों का ठीक से ना मिलना। अच्छी बात यह है कि कई बार इन्हें ठीक किया जा सकता है। हाँ, ये अच्छी बात है। स्रोत बताते हैं कि सुधार के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे चीजों को मिलाने का क्रम बदल देना, कि पहले क्या मिला है और बाद में क्या। बिल्कुल, क्रम बदलने से कई बार फर्क पड़ जाता है। और हाँ, विलायक यानी सॉल्वेंट बदलना भी एक तरीका है। सॉल्वेंट बदलना, हाँ। जिस तरल में दवा घोली जा रही है उसे बदलकर देखा जा सकता है, या फिर पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन। हाँ, इमल्सिफिकेशन। खासकर जब तेल और पानी जैसी चीजें मिलानी हो जो आपस में घुलती नहीं। अच्छा। स्रोत में अरंडी के तेल, कैस्टर ऑयल और पानी का उदाहरण दिया गया है। हाँ, कैस्टर ऑयल और पानी। ये दोनों अमिश्रणीय हैं, इमिसिबल, यानी मिलते नहीं, अलग अलग परत बना लेते हैं। हाँ, परत बन जाती है। यहाँ एक पाइसीकारक एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करके एक स्थिर इमल्शन बनाया जाता है, जिससे तेल की छोटी बूंदें पानी में एक समान रूप से फैल जाती हैं। अच्छा, तो अमिश्रणीयता यानी इमिसिबिलिटी एक प्रकार हुई। फिर एक और स्थिति है अघुलनशीलता यानी इनसॉल्युबिलिटी। हाँ, इनसॉल्युबिलिटी भी है। सोचिए, हमें एक बिल्कुल साफ घोल चाहिए, लेकिन कोई एक चीज उसमें घुल ही नहीं रही। हाँ, ये भी दिक्कत आती है। स्रोत में एफेड्रिन सल्फेट का जिक्र है, जो लिक्विड पैराफिन जैसे किसी विलायक में अघुलनशील है। जी। अब अगर उसे घोलना जरूरी है तो एक तरीका बताया गया है कि उसे एफेड्रिन एनहाइड्रस से बदल दिया जाए, जो शायद उस विलायक में घुल जाए। हाँ, ये एक तरीका है। क्या इसके अलावा भी तरीके होते हैं? हाँ बिल्कुल, स्रोत में कुछ और तकनीकों का भी संकेत है, जैसे कोसॉल्वेंसी। कोसॉल्वेंसी? हाँ, कोसॉल्वेंसी। इसका मतलब है कि घुलनशीलता बढ़ाने के लिए एक और सहायक विलायक मिला दिया जाता है। अच्छा, एक और सॉल्वेंट। जी। या फिर कॉम्प्लेक्सेशन जैसी तकनीकें, जहां दवा को किसी और पदार्थ के साथ जोड़कर उसकी घुलनशीलता बदली जा सकती है। ये तरीके इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सी दवा है और किस में घोलना है। केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ता है। और फिर एक और देखने वाली समस्या है अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन। हाँ, प्रेसिपिटेशन। इसमें कोई दवा जो पहले से घुली हुई थी अचानक घोल से बाहर निकलकर ठोस कणों के रूप में जमने लगती है। हाँ, पार्टिकल्स बन जाते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम कोई ऐसा दूसरा तरल मिला देते हैं जिसमें वो दवा घुलनशील नहीं है। बिल्कुल। स्रोत में टिंचर बेंजोइक कंपाउंड, ग्लिसरीन और गुलाब जल के मिश्रण का उदाहरण है। हाँ, ये क्लासिक उदाहरण है। टिंचर बेंजोइन में कुछ रेजिन जैसे पदार्थ होते हैं जो अल्कोहल में तो घुल जाते हैं, पर जैसे ही पानी यानी गुलाब जल मिलाया जाता है, वो बेचारे रेजिन पानी में कम घुलने के कारण अवशेपित हो जाते हैं। सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि अवशेपण हमेशा टाला नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, कभी-कभी फॉर्मुलेशन की प्रकृति ही ऐसी होती है कि विलायक बदलने पर अवशेप बनेगा ही। ऐसे में फार्मासिस्ट को ये तय करना होता है कि क्या ये स्वीकार्य है या दवा को सस्पेंशन के रूप में बनाना बेहतर होगा, जिसमें अवशेप समान रूप से वितरित रहें। सस्पेंशन ठीक है। अब एक और दिलचस्प चीज आती है द्रवीकरण यानी लिक्विफैक्शन। हाँ,
लिक्विफैक्शन। ये तब होता है जब कुछ ऐसे ठोस पदार्थ जिनका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उन्हें आपस में मिलाया जाता है। हाँ। हैरानी की बात है कि मिलाने पर वे कमरे के तापमान पर ही पिघलकर तरल या चिपचिपा सा द्रव्यमान बन जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसे यूटेक्टिक मिश्रण कहते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर। हाँ, स्रोत में थाइमोल, मेंथॉल और कपूर का उदाहरण दिया गया है। हाँ, थाइमोल, मेंथॉल, कपूर। इन तीनों का अपना गलनांक कम होता ही है। हाँ। पर जब इन्हें मिलाते हैं तो मिश्रण का गलनांक और भी नीचे चला जाता है। अच्छा, मतलब मिलाने से और कम हो जाता है। हाँ, और भी कम। हाँ। ये यूटेक्टिक मिश्रण पाउडर या कैप्सूल बनाते समय काफी आम समस्या है। तो इससे निपटते कैसे हैं? इससे निपटने के लिए एक तरीका तो ये है कि इन घटकों को अलग अलग दिया जाए। अलग अलग? हाँ, या फिर जैसा स्रोत बताता है, मिश्रण में कोई अवशोषक पाउडर जैसे हल्का मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला दिया जाए। सोखने वाला पाउडर? जी, एब्जॉर्बेंट। हाँ। ये पाउडर बने हुए तरल को सोख लेता है और मिश्रण को सूखा रखने में मदद करता है। स्रोत में दिए गए एक नुस्खे RX में अमोनियम क्लोराइड और हल्का मैग्नीशियम कार्बोनेट भी शामिल हैं, जो शायद इसी यूटेक्टिक समस्या से निपटने या किसी और वजह से डाले गए हों। अच्छा, लेकिन ये ध्यान देना कि जो अवशोषक मिलाया जा रहा है वो दवा के असर पे कोई प्रभाव न डाले। हाँ, ये भी जरूरी है। तो ये थीं कुछ भौतिक असंगतियां जिन्हें हम देख सकते हैं। अब आते हैं रासायनिक असंगति पे। जी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है क्योंकि यहाँ घटकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो शायद तुरंत दिखे नहीं। हाँ, ये दिखती नहीं अक्सर। ये प्रतिक्रियाएं दवा की ताकत कम कर सकती हैं या कोई जहरीला उत्पाद भी बना सकती हैं। बिल्कुल, टॉक्सिक भी हो सकता है। स्रोत बताता है कि इन्हें संभालने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है सहन यानी टॉलरेटेड तरीका। हाँ, सहन तरीके में हम प्रतिक्रिया को रोकते नहीं बल्कि उसे कम करने या धीमा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, धीमा करते हैं। जी। ये मिश्रण के क्रम को बदलकर या घटकों को मिलाने से पहले उन्हें तनु डाइल्यूट करके किया जा सकता है। डाइल्यूट करके? हाँ, हम जानते हैं कि प्रतिक्रिया होगी पर हम उसके प्रभाव को न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं बिना फॉर्मुलेशन के मुख्य घटकों को बदले। और दूसरा तरीका है समायोजित यानी एडजस्टेड। इसमें क्या होता है? समायोजित तरीके में हम समस्या पैदा करने वाले घटक को ही बदल देते हैं। बदल देते हैं? हाँ, यानी प्रतिक्रिया करने वाले किसी एक घटक की जगह उसी जैसा असर दिखाने वाला कोई दूसरा स्थिर घटक इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, स्टेबल वाला? जी, या फिर फॉर्मुलेशन में से उस घटक को हटा ही देते हैं अगर उसके बिना काम चल सकता हो। यहाँ लक्ष्य प्रतिक्रिया को पूरी तरह रोकना होता है। रोकना होता है। हाँ, स्रोत कुछ आम रासायनिक प्रतिक्रियाओं का भी उल्लेख करता है जो असंगति पैदा कर सकती हैं, जैसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। हाँ, हवा की ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया, हाइड्रोलिसिस, पानी के कारण दवा का टूटना। पानी से टूटना। जी, पॉलीमराइजेशन, अणुओं का जुड़कर बड़ा अणु बनाना, और आइसोमराइजेशन, अणु की आंतरिक संरचना में बदलाव, ये सब हो सकता है। इसी रासायनिक असंगति में एक दिलचस्प प्रकार है एल्कलॉइडल असंगति। एल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी। हाँ, एल्कलॉइड्स वाली। हाँ। एल्कलॉइड पौधों से मिलने वाले खास रसायन होते हैं जो कई दवाओं में पाए जाते हैं। स्रोत में स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड घोल, अमोनिया के सुगंधित स्पिरिट और पानी के मिश्रण का एक मामला दिया गया है। यहाँ क्या गड़बड़ होती है? यहाँ होता ये है कि अमोनिया का स्पिरिट क्षारीय होता है, एल्कलाइन। जी। जब इसे स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड के अम्लीय घोल में मिलाया जाता है तो पीएच बढ़ जाता है। पीएच बदल जाता है? हाँ, बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए पीएच पर स्ट्रिक्निन का क्षार यानी एल्कलाइड बेस मुक्त हो जाता है। अच्छा। ये क्षार पानी में बहुत कम घुलनशील होता है, इसलिए वो घोल से बाहर निकलकर अवक्षेपित हो जाता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ओहो। स्रोत ये भी इशारा करता है कि हो सकता है स्ट्रिक्निन की निर्धारित मात्रा वैसे भी पानी में घुलनशील सीना से ज्यादा हो, जो अवक्षेपण का एक और कारण बन सकता है। अच्छा, डोज भी ज्यादा हो सकती है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे पीएच में एक छोटा सा बदलाव दवा की घुलनशीलता और स्थिरता को बिगाड़ सकता है। वाह, मतलब सिर्फ पीएच बदलने से दवा का अवक्षेपण हो सकता है। एक और उदाहरण है घुलनशील सैलिसिलेट्स असंगति। सोल्यूबल सैलिसिलेट्स इनकम्पैटिबिलिटी। जी, सैलिसिलेट्स वाली। इसमें फेरिक क्लोराइड घोल और सोडियम सैलिसिलेट को मिलाने की बात है। जब ये मिलते हैं तो फेरिक सैलिसिलेट बनता है। हाँ, फेरिक सैलिसिलेट्स। स्रोत कहता है कि ये एक इंडिफ्यूजिबल अवक्षेप है। इसका क्या मतलब हुआ? इंडिफ्यूजिबल का मतलब है कि ये जो फेरिक सैलिसिलेट का अवक्षेप बनता है वो घोल में आसानी से फैलता नहीं है और जल्दी से नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ जाता है। हाँ,
अगर आप बॉटल को हिलाकर इसे मिलाने की कोशिश भी करें तो ये ज्यादा देर तक समान रूप से वितरित नहीं रहेगा। तो फिर डोज का क्या होगा? वही तो, इसका सीधा असर खुराक पर पड़ता है। अगर कोई चम्मच भरकर दवा लेता है तो हो सकता है उसे दवा की सही मात्रा न मिले, कभी कम कभी ज्यादा। अरे बाप रे। फेरिकाइन अक्सर सैलिसिलेट जैसे समूहों के साथ रंगीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और जैसा हमने देखा खुराक की एकरूपता के लिए भी समस्या खड़ी करता है। तो रासायनिक असंगति दिखने में भले ही ना हो पर दवा के असर और सुरक्षा के लिए काफी गंभीर हो सकती है। बिल्कुल, बहुत गंभीर। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रकार पर, चिकित्सीय असंगति, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। हाँ, ये सबसे जरूरी है। इसका सीधा संबंध इस बात से है कि दवा शरीर में जाकर क्या असर दिखा रही है। बिल्कुल। यहाँ मिश्रण या नुस्खे के कारण दवा का असर या तो गलत हो जाता है या बदल जाता है या फिर कोई अनचाहा साइड इफेक्ट पैदा होता है। ये सीधे मरीज के स्वास्थ्य से जुड़ा है। बिल्कुल। और इसमें सबसे पहली और खतरनाक चीज है खुराक में त्रुटि, एरर इन डोसेज। डोज में गलती। हाँ, स्रोत एक नुस्खे का उदाहरण देता है जिसमें एट्रोपिन सल्फेट की मात्रा 6 mg प्रति कैप्सूल बताई गई है। साथ में फिनोबार्बिटॉन और एस्पिरिन भी है। 6 मिलीग्राम। हाँ, 6 mg। यहाँ चिंता की बात यह है कि 6 mg एट्रोपिन सल्फेट की खुराक सामान्य अनुशंसित अधिकतम खुराक से कहीं ज्यादा है। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक लिखने की गलती नहीं, ये मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सही बात है। ये उदाहरण इस बात पर जोर देता है कि नुस्खा लिखते समय और दवा देते समय हर कदम पर खुराक की जांच कितनी ज्यादा जरूरी है। हर स्टेप पर चेक करना। हाँ, फार्मासिस्ट की भूमिका यहाँ एक सुरक्षा कवच की तरह है, ऐसी खतरनाक त्रुटियों को पकड़ना और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना। ये वाकई गंभीर है। ये दिखाता है कि एक छोटी सी चूक के कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल। चिकित्सीय असंगति का अगला पहलू है सहक्रियाशील और विरोधी दवाएं, सिनर्जिस्टिक एंड एंटेगोनिस्टिक ड्रग्स। जी। सहक्रियाशील, सिनर्जिस्टिक दवाएं वो होती हैं जो मिलकर काम करती हैं और एक दूसरे के असर को बढ़ा देती हैं। हाँ, असर बढ़ जाता है। और विरोधी, एंटागोनिस्टिक दवाएं, जैसा नाम से ही जाहिर है, एक दूसरे के असर को कम या खत्म कर देती हैं। बिल्कुल। स्रोत में एम्फेटामिन सल्फेट और इफेड्रीन सल्फेट के संयोजन का उदाहरण है। ये दोनों ही दवाएं शरीर को उत्तेजित करती हैं, सिम्पैथोमिमेटिक। हाँ, दोनों स्टिमुलेंट्स हैं। जब इन्हें साथ दिया जाता है तो इनका असर जुड़ जाता है, एडिटिव इफेक्ट। तो क्या ये खतरनाक हो सकता है? हाँ, अगर खुराक को समायोजित ना किया जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। कैसे? दोनों दवाओं का असर जुड़ने से अत्यधिक उत्तेजना, दिल की धड़कन बढ़ना जैसे गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अच्छा। इसलिए जब ऐसी सहक्रियाशील दवाएं साथ दी जाती हैं तो अक्सर उनकी व्यक्तिगत खुराक कम करनी पड़ती है, डोज कम करनी पड़ती है। हाँ, ये एक ऐसी चिकित्सीय असंगति है जहां कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हो रही, बल्कि दवाओं के अपने औषधीय प्रभाव मिलकर एक नई स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसी तरह अगर दो दवाएं एक दूसरे की विरोधी हैं तो हो सकता है इलाज ही बेअसर हो जाए, इलाज ही फेल। हाँ, डॉक्टर को इन बातों का ध्यान रखना होता है। और अंत में स्रोत दवाओं की परस्पर क्रिया यानी ड्रग इंटरैक्शन का भी उल्लेख करता है, जो सहक्रिया और विरोध से काफी मिलता जुलता है। जी, ड्रग इंटरैक्शन। एक उदाहरण है एसिटोफेनिटिडीन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी एस्पिरिन और कैफीन का मिश्रण। हाँ। एसिटोफेनिटिडीन, जिसे पहले फेनासिटिन कहते थे, दर्द कम करता है, लेकिन इससे उनींदापन आ सकता है क्योंकि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस को दबाता है। हाँ, ड्राउजीनेस होती है। कैफीन, जो सीएनएस को उत्तेजित करता है, यहाँ इसलिए मिलाया गया है ताकि एसिटोफेनिटिडीन के उनींदेपन वाले असर को कम किया जा सके। ये तो एक तरह का सोचा समझा समायोजन लगता है। हाँ, ये एक उदाहरण है जहाँ एक दवा के दुष्प्रभाव को संतुलित करने के लिए दूसरी दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अच्छा इंटरैक्शन है। हाँ। लेकिन सभी परस्पर क्रियाएं इतनी फायदेमंद नहीं होती। अच्छा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आम उदाहरण है टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल्स और दूध का। टेट्रासाइक्लिन और दूध। हाँ, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है। स्रोत साफ बताता है कि दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में मौजूद कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन के साथ जुड़कर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसे हमारा शरीर अवशोषित ही नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं होता। बिल्कुल नहीं। नतीजा, एंटीबायोटिक लगभग बेअसर हो जाती है। अरे, मतलब दवा काम ही नहीं करेगी। समझिए कि काफी हद तक नहीं करेगी।
इसलिए मरीज को ये सलाह देना बेहद जरूरी है कि टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल दूध या कैल्शियम युक्त चीजों के साथ ना ले। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। हाँ, ये फूड ड्रग इंटरैक्शन का एक क्लासिक उदाहरण है और ये भी चिकित्सीय असंगति का ही एक रूप है। ये दिखाता है कि सिर्फ दवा देना काफी नहीं, मरीज को उसे लेने के सही तरीके और खानपान से जुड़े परहेज के बारे में बताना भी उतना ही जरूरी है। तो आज की इस गहन चर्चा से हमने क्या समझा? हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल असंगति कोई एक चीज नहीं बल्कि कई तरह की हो सकती है। हाँ, कई तरह की का सीधा असर हमारे शरीर पर दवा के काम करने के तरीके पर पड़ता है। जी हाँ, कुल मिलाकर यह उन अनपेक्षित नतीजों के बारे में है जो तब होते हैं जब हम विभिन्न पदार्थों को मिलाते हैं, और ये नतीजे दवा की सुरक्षा, उसके असर या उसकी दिखावट को खतरे में डाल सकते हैं। यह एक तरह की छिपी हुई केमिस्ट्री है जो हर नुस्खे में मौजूद हो सकती है। बिल्कुल सही कहा, छिपी हुई केमिस्ट्री। और सबसे बड़ा सबक ये है कि दवाओं को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए इन असंगतियों की गहरी समझ होना निहायत जरूरी है। हाँ, समझ बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सामग्री को सही मात्रा में मिलाने का विज्ञान नहीं है, बल्कि उनके बीच भौतिक, रासायनिक और जैविक स्तर पर होने वाली जटिल अंतःक्रियाओं को समझने का विज्ञान है। वे संभावित समस्याओं को पहले ही भांप सकें, उनसे बच सकें और मरीजों को सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी उपचार दे सकें। हाँ, ताकि मरीज सेफ रहे। बिल्कुल। अंततः ये सब मरीज की सुरक्षा और इलाज की सफलता के लिए ही है। फार्मास्यूटिकल असंगतियों की इस दुनिया में हमारे साथ ये जानकारी भरी यात्रा करने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज हमने मुख्य रूप से दवाओं के आपसी मिश्रण से होने वाली असंगतियों पर बात की, लेकिन ये देखते हुए कि ये मिश्रण कितने जटिल हो सकते हैं, क्या दवाओं पर कुछ और कम स्पष्ट प्रभाव भी पड़ सकते हैं? जैसे दवा जिस बोतल या पैक में रखी है, क्या उसके मटेरियल के साथ कोई प्रतिक्रिया हो सकती है? प्लास्टिक से या कांच से? हाँ, ये भी हो सकता है। या भंडारण के दौरान रोशनी, तापमान या नमी का उस पर क्या असर होता होगा? स्टोरेज कंडीशंस। जी, ये ऐसे सवाल हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि दवाओं की स्थिरता और प्रभावशीलता को बनाए रखना एक लगातार चलने वाली चुनौती है और इसमें और भी बहुत कुछ जानने और समझने के लिए है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।